हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है इसमें हम लोग हर दिन 20-25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए, जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम आप दे रहे हो 12th बोर्ड के लिए, ठीक है, उसमें फ़िज़िक्स में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इनफैक्ट मेरी पूरी कोशिश ये है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम, इनफैक्ट सारे ही क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से आ जाए। ठीक है, इस सीरीज़ के जितने भी वीडियोज़ होंगे, अगर आप उसको पूरा देख लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी बिल्कुल भी चिंता की कोई बात नहीं है। आप बस इस वीडियो को सिंसियरली देखिए, ठीक है, और सीखने का कोशिश करिए अभी भी। क्लियर? हम लोग इस वीडियो में ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि एक ऑप्शन बता दिए या जो ऑप्शन सही है सिर्फ उसको क्लिक कर दिए और जो है सो आंसर बताकर छोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। हम लोग हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को भी देखेंगे और उसका जहाँ तक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन होगा उसको भी देखेंगे। तो इसके लिए बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, वो सारी जिम्मेदारी मेरी हुई। ठीक है, आपको बस ध्यान से वीडियो को देखना है और नोट्स बनाते चलना है। अगर आप नोट्स भी नहीं बना पा रहे हैं, टाइम आपके पास बहुत कम है, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है, उसमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। वहाँ पर आपको इस ऑब्जेक्टिव का, जितने भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे उनका PDF आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, जो पहला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ, उसके लिए पहला क्वेश्चन, अ बॉडी कैन बी निगेटिवली चार्ज्ड। किसी बॉडी को आप निगेटिवली चार्ज कैसे करेंगे? तो ये देखो, निगेटिवली चार्ज का सबसे पहले मतलब समझते हैं कि निगेटिवली चार्ज क्या है। हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हर क्वेश्चन को, ठीक है, और सीखेंगे। और ऐसा सीखना है कि अब बोर्ड एग्जाम में जो है सो ऑब्जेक्टिव का टेंशन रहे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो निगेटिवली चार्ज का मतलब ये हुआ कि किसी बॉडी पर निगेटिव चार्ज है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है और प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई है? कम हो गई है। ठीक है, और अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो उसके पास निगेटिव चार्ज तभी होगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपको बोल रहा है गिविंग एक्सेस इलेक्ट्रॉन टू इट, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, और भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, अगर किसी बॉडी से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल लीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी और प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी। क्लियर? इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। गिविंग सम प्रोटॉन्स टू इट, तो सी ऑप्शन बिल्कुल वही है जो बी ऑप्शन है। अगर आप किसी बॉडी को प्रोटॉन दे रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो उस पर निगेटिव चार्ज नहीं बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम पड़ जाएगी। ठीक है, रिमूविंग सम न्यूट्रॉन्स फ्रॉम इट, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी कि इप्सिलॉन नॉट की हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर? यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम यानी कि इप्सिलॉन नॉट का यूनिट आपसे पूछा जा रहा है, तो इप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है? उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कूलम्ब्स लॉ फार्मूला क्या है इसका, कैसे आएगा इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक चार्ज हम ले लेते हैं वो Q1 और दूसरा चार्ज हम लोग ले रहे हैं Q2। Q1 और Q2 दो चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना? R। दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है? R है। तो इस दोनों चार्ज पर, दोनों चार्ज मतलब आपस में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना है? तो वो है KQ1Q2 बट्टा R स्क्वायर, KQ1Q2 बट्टा R स्क्वायर। ऐसा कूलम्ब का नियम है। ठीक है, ये जो K होता है, ये K क्या है? तो K बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट। K को क्या बोलते हैं हम लोग? परमिटिविटी कांस्टेंट। अगर K का यूनिट निकालना होता तो क्या करेंगे? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। R जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट होगा मीटर, डिस्टेंस का यूनिट होगा मीटर। तो यहाँ न्यूटन, यहाँ मीटर, मीटर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ भी Q1 चार्ज, Q2 भी चार्ज, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, तो कूलम्ब इंटू कूलम्ब, कूलम्ब स्क्वायर। तो K का जो यूनिट हो जाएगा, K का यूनिट निकल के आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ जो आपको बोल रहा है कि द यूनिट ऑफ परमिटिविटी कांस्टेंट, वो हम लोग बोल सकते हैं बी ऑप्शन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बाकी का ऑप्शन जो है वो गलत है। अगर के का यूनिट आपको समझ में आ गया है तो के से हम लोग इप्सिलॉन नॉट का यूनिट भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, कैसे निकलेगा इप्सिलॉन नॉट का यूनिट? तो यहाँ देखेंगे बाबू, के का फॉर्मूला होता है एयर या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू, एयर या वैक्यूम के लिए सिर्फ बोल रहे हैं हम, एयर या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू कितनी? तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। क्लियर? इस 1/4 पाई को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई इंटू 1/ε0। के का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 1/4 पाई एक नंबर है, कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट होगा नहीं। तो इप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालना है तो ये 1/ε0 का यूनिट काम कर सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हमको चाहिए इप्सिलॉन नॉट का यूनिट, तो इसको पलटी मार देंगे तो ये भी पलट जाएगा। क्लियर? तो इप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकल के आ जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? देख रहे हैं आप लोग, बहुत ईजी है। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे, वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग ऑब्जेक्टिव जो है वो, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर दिन आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर दिया जाए। आप बस 20 से 25 मिनट हमारे चैनल पे आकर के इस वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए, और अगर नोट्स नहीं बना पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से नोट्स भी ले लीजिए व्हाट्सएप के थ्रू। क्लियर? द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट। तो देखो बाबू, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से डिनोट किया जाता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? लेमडा से। डेफिनेशन क्या है? तो लेमडा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसका डेफिनेशन होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट मतलब बट्टा लेंथ, तो भैया लेंथ जो हो रहा है वो लिखते जाओ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज पर यूनिट बट्टा लेंथ। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। लेंथ का यूनिट मीटर, तो कूलम पर मीटर। अगर ये मीटर ऊपर चला जाए तो कूलम मीटर पावर -1 या मीटर इनवर्स, तो ये बी ऑप्शन। क्लियर? यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी बाबू, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसी को एरिया चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करेंगे? सिग्मा से। क्लियर? तो सिग्मा से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप डिनोट कर रहे हैं, तो सिग्मा का यूनिट क्या हो जाएगा? तो सिग्मा का यूनिट बड़ा ही आसान, वेरी इजी। क्या होता है सिग्मा? तो सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर है? तो यहाँ लिखेंगे चार्ज पर यूनिट बट्टा और एरिया। चार्ज का यूनिट होता है बाबू कूलम, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना? क्या है बाबू? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? तो रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? रो। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, या फिर आप 11th फिजिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आप पढ़े होंगे कि डेंसिटी को भी रो से दिखाते हैं। घबराने का नहीं है, बहुत सारा नोटेशन अलग अलग होता है। एक ही कांस्टेंट को, एक ही नोटेशन से बहुत सारे फिजिकल टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे कोई परेशानी की बात नहीं है। क्लियर? ये जो रो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये क्या है? तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो कूलम पर मीटर क्यूब, ऑप्शन ए। क्लियर? तो ये आपके सामने 5 क्वेश्चन एकदम हम लोगों ने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया, और इसी तरह से हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। हर वीडियो में हमारी कोशिश होगी 20 से 25 क्वेश्चन आपको करें, ताकि छोटा वीडियो रहे, आप इजीली उसको फटाफट एकदम कभी भी बैठे हैं, पढ़ने का मन नहीं करा तो भी वीडियो प्ले करके देख लिए, ये आपके लिए बड़ा कंफर्टेबल होगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। तो चलिए बच्चों, कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है? उसके बाद देखो, ये ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है, कैसा नेचर है उसका? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, या बोथ एंड भी, मतलब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों नेचर है क्या उसका, या फिर इस सब में से कोई नहीं है? आपने वर्क ऑफ एनर्जी चैप्टर जब 11th फिजिक्स में आप पढ़े होंगे,
तो उस वक्त आपको पढ़ाया गया होगा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव के बारे में आपको बताया गया होगा। कंजर्वेटिव क्या होता है? तो कंजर्वेटिव उसको बोलते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता हो, और नॉन कंजर्वेटिव उसको बोलते हैं जो पाथ पे डिपेंड करता है। क्लियर है? कंजर्वेटिव जो होगा वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे सेंट्रल फोर्सेस हैं या सेंट्रल फील्ड हैं जो कंजर्वेटिव है, या फिर ये बोल सकते हैं कि सारे ही सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं। अब सेंट्रल फोर्सेस क्या है, एक नया कंसेप्ट आ गया। तो ऐसा फोर्स जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता हो, मतलब ऐसा फोर्स, कहने का मतलब ऐसा फोर्स जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के नियम को फॉलो करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंजर्वेटिव। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कंजर्वेटिव। क्लियर? सारे ही सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा नेचर का हो जाएगा बाबू? कंजर्वेटिव। दूसरा, एट व्हाट एंगल डू, एट व्हाट एंगल डू कितने एंगल पे करता है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना तो कभी इंटरसेक्ट करेगा और ना ही कभी एक दूसरे को टच करेगा, तो ये बिल्कुल तो होगा ही नहीं, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डू नॉट इंटरसेक्ट। अब देखो एक टर्म आ गया बाबू यहाँ पे, स्पेसिफिक चार्ज। क्लियर? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज? तो स्पेसिफिक चार्ज हम लोग बोलते हैं चार्ज पर यूनिट मास, चार्ज पर यूनिट मास। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम में आप भूल गए, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उसकी जिम्मेदारी हमारी। ऑप्शन पकड़ लो, कूलम पर केजी, कूलम पर केजी, कूलम पर केजी, यहाँ तो नन है। तो कूलम पर केजी, तो कूलम किसका यूनिट है? चार्ज का। केजी किसका यूनिट है? मास का, यानी कि चार्ज पर यूनिट मास। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर देंगे तो हमको स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो तुरंत हमको निकल करके आ जाएगा। क्लियर? अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो माइनस है वो तो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव नेचर का चार्ज है। क्लियर है? और इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी? तो वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज निकालना है इलेक्ट्रॉन का, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है बाबू 9.1 इंटू 10⁻31, और यहाँ यूनिट आ जाएगा कूलम और नीचे यूनिट आ जाएगा केजी। कैलकुलेशन करोगे ऑप्शन ए मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, अब देखो डायपोल मोमेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ का फिजिक्स में मूवमेंट निकालना हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उस फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो ये यहाँ माइनस क्यू चार्ज और यहाँ क्या होता है? प्लस क्यू चार्ज। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं? 2d। आप चाहें तो x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, r ले सकते हैं, जो मर्जी हो लोग, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है उसको p से डिनोट किया जाता है, और इस डायपोल मोमेंट क्या होता है? तो एनी वन ऑफ चार्ज, डायपोल का कोई भी एक चार्ज, तो q, और उस डायपोल का लेंथ, यानी कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, यानी कि 2d। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर तो डायरेक्शन किधर होगा? तो निगेटिव चार्ज से लेकर के पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल एक अरेंजमेंट है, किसका? तो दो चार्ज का। कैसा दो चार्ज? तो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? तो अपोजिट नेचर का होना चाहिए। एक क्यू तो क्यू, दोनों सेम मैग्नीट्यूड और नेचर अपोजिट, एक माइनस तो एक प्लस, और कुछ डिस्टेंस पर है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल।
तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दे रखा है। अगर इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे किसी एंगल पे, तो हमने पढ़ा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर डायपोल जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने लगता है, और उस रोटेट करने लगेगा तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क होगा उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है टाउ बराबर P क्रॉस E। तो ऑप्शन ए क्लियर, क्योंकि टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डॉट प्रोडक्ट पकड़िएगा तो स्केलर क्वांटिटी देता है डॉट प्रोडक्ट, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। 11th फिजिक्स में वेक्टर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। क्लियर, टॉर्क आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो क्रॉस प्रोडक्ट ही करना पड़ेगा। अब आइए, व्हेन अ बॉडी बिकम्स निगेटिवली चार्ज्ड, जब कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो बोलता है कि उसका मास इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा कि उतना ही रहेगा, क्या होगा उस पर आपको कमेंट करना है। तो यहाँ सीधी सी बात है बाबू, जब कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज हो रहा है इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो जब भी किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपना मास छोड़ करके थोड़े जाएगा, वो तो अपना मास ले करके जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन अपना मास ले करके जा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ kg को ले करके जा रहा है। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते जाएंगे किसी बॉडी में, तो हर बार 9.1 × 10⁻³ kg ऐड होता जाएगा, तो उसका मास जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब किसी बॉडी में आप निगेटिवली चार्ज करते हैं, या बोल सकते हैं कि किसी बॉडी में चार्ज को जब आप इनपुट कीजिएगा तो उसका मास इंक्रीज करेगा, और जब चार्ज रिलीज करेगा वो बॉडी तो उसका मास डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट, द चार्ज ऑन अ बॉडी इज रिटेन एज Q = NE, जहाँ पर E की वैल्यू आपको इस तरह से दे रखी है। E जो फंडामेंटल चार्ज होता है, बेसिक चार्ज इसको बोलते हैं, जो दे रखा है। द वैल्यू ऑफ N विल बी, ये जो बड़ा आप लिखे हैं बाबू Q = NE आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये जो लॉ है वो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है Q, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, मतलब कि इंटीजर का गुना होता है, मतलब n का गुना होता है। किसके साथ, फंडामेंटल चार्ज के साथ, यानी कि E के साथ। क्लियर, और इंटीजर तो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी, तो लगाते हैं हम लोग प्लस माइनस, और इसी लॉ को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इंटीजर देख लो, प्लस माइनस दोनों होना चाहिए, तो ऑप्शन बी पकड़ लेंगे। क्लियर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो परमिटिविटी किसका निकालना है, फ्री स्पेस का, या वैक्यूम का निकालना है, या एयर का भी निकालना है। तो हमने पढ़ा है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के कूलम्ब्स लॉ में आप पढ़ते हैं, है ना, F = K Q1 Q2 बट्टा कितना R²। K की वैल्यू कितनी, तो 9 × 10⁹ है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ऐसे इसकी वैल्यू 8.989 होती है। हम उसको राउंड फिगर में हम लोग 9 लेकर के चलते हैं। ये ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर। तो देखो, चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी, करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो इस एक ऑब्जेक्टिव में 2-3 ऑब्जेक्टिव घुसा हुआ है। कभी भी आपसे पूछ सकता है कि स्केलर कौन है, और दे देगा ऑप्शन में कुछ। तो हमको पता होना चाहिए कि चार्ज क्या है, स्केलर, करंट स्केलर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर, तो वेक्टर कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स F पर यूनिट बट्टा चार्ज Q, वेक्टर लगा लो। क्लियर, चलो, डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज। तो हम जानते हैं कि जो चार्ज होता है वो चार्ज क्या होता है, तो चार्ज बराबर होता है बाबू करंट इनटू टाइम, है ना, करंट इनटू टाइम। तो चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। इसका डायमेंशन निकालना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। क्लियर, करंट का डायमेंशन, करंट के लिए जो डायमेंशन के लिए हम जो पैरामीटर यूज करते हैं वो क्या है, ए, एम्पियर, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी है ये। और टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, कैपिटल T, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, AT, ऑप्शन बी। क्लियर, और आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू, कुछ और ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट सेक्शन। देखो क्या बोल रहा है, द रिलेटिव परमिटिविटी εr ऑफ ए मीडियम। किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा,
और यही चीज़ आगे चल कर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का काम करता है कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ देखो हमने पढ़ा है बाबू, जो K होता है परमिटिविटी कांस्टेंट, उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो उसका एक्चुअल वैल्यू है 1/4 पाई इप्सिलॉन, और इप्सिलॉन बराबर फॉर्मूला होता है इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर, जहाँ इप्सिलॉन क्या है, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर, क्लियर। इप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट। एयर के लिए या वैक्यूम के लिए इप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी, 1, इसीलिए इप्सिलॉन बराबर क्या हो जाता है, इप्सिलॉन नॉट। तो एयर या वैक्यूम के लिए हम लोग K की वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, क्लियर। तो ये आपका ऑप्शन ए सही है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज डबल्ड, अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो फोर्स कैसा होगा। यहाँ देखो जो फोर्स होता है वो फोर्स कितना, तो फॉर्मूला है बाबू K(Q1Q2/R²। तो फोर्स का डिस्टेंस के साथ रिलेशन कैसा है, तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। अगर हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया, डिस्टेंस को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, 2R कर देंगे, तो 2R का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यानी कि जो F है, F बराबर मान लीजिए हमने लिखा K(Q1Q2/R², और जब डिस्टेंस को डबल कर दिए तब का फोर्स मान लेते हैं F डैश, तो K(Q1Q2/2R का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बाबू K(Q1Q2/R² इंटू 1/4, ठीक है। और आप तो जानते हैं कि ये जो K(Q1Q2/R² है वो तो F है, तो ये कितना हो गया, F/4, यानी कि 1/4 हो जा रहा है फोर्स, तो हम लोग बोलेंगे गेट्स 1/4, क्लियर। ये सारा ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड का 12th एग्जाम है उसके लिए तो एकदम ब्रह्मास्त्र है, इसी में से आएगा, 100% गारंटी इसी में से आएगा। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ लेते हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुन लेते हैं, वीडियो को आप सिंसियरली अगर एकदम देख लेते हैं, नोट्स बना लीजिएगा, आराम से ऑब्जेक्टिव में बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा आपको होगा, क्लियर। चलिए, देयर आर 2 पॉइंट चार्जेज, जिसमें एक चार्ज दे रखा है 2 × 10⁻⁻7 कूलम, दूसरा दे रखा है 3 × 10⁻⁻7 कूलम, आर सेपरेटेड बाय 30 सेंटीमीटर, है ना, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, कहाँ में, एयर में। एयर में मीडियम लिखना जरूरी है, क्लियर। क्यों जरूरी है वो अभी जस्ट आपको पता चल जाएगा कि मीडियम क्यों जरूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, लगता है कि हाँ ऑब्जेक्टिव में बढ़िया कंटेंट कराया जा रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जो है वो शेयर करिए, सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप लोग शेयर करिए। चलिए, एयर लिखना क्यों ज़रूरी है। एयर लिखने से हमको पता चल रहा है कि जो K है परमिटिविटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू एयर के लिए लेनी है, तो वो कितनी, 9 × 10⁻9 इंटू Q1 कितना है बाबू, तो 2 × 10⁻⁻7, फिर 3 × 10⁻⁻7 बट्टा 0.3 का स्क्वायर, क्योंकि 30 सेंटीमीटर है ना। अब देखो यहाँ देखिएगा क्या करना है, समझो, 7 7 14, 9 गया -5, ठीक है। तो यहाँ लिख लो 9 × 2 × 3 इंटू 10⁻⁻5, 0.3 का स्क्वायर है, तो 0.3 इंटू 0.3, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 × 3 इंटू कितना, 100 हो गया। ये 9 साफ, ये 2 0 इसमें से 2 0 को खा जाएगा तो बना देगा 10⁻³ यानी कि 6 × 10⁻³ न्यूटन। और पूरी दुनिया जानती है कि 10⁻³ क्या है, तो मिली है, तो भैया ये आंसर कितना हो गया, 6 मिली न्यूटन, क्लियर। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी जस्ट आपको पढ़ाए थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, तो फोर्स पर यूनिट बट्टा चार्ज, है ना, या पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ भी होता है, ये पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट के हिसाब से इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम।
और पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, तो पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट और लेंथ का यूनिट मीटर, तो इसका एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। क्लियर? तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, सी ऑप्शन। दोनों ही सही है, ए और बी दोनों ही सही है, तो सी ऑप्शन पकड़ना पड़ेगा। कोलंबियन फोर्स क्या है, क्लियर क्लियर दिख रहा है भैया, यही तो कोलंबियन फोर्स है। और यही कोलंबियन फोर्स मतलब F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और जो भी फोर्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा वो क्या होगा, सेंट्रल फोर्स होगा। क्लियर? वो क्या होगा, सेंट्रल फोर्स होगा। तो कोलंबियन फोर्स कैसा है, सेंट्रल फोर्स है। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स तो है ही, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लग रहा है। तो ऑप्शन सी, एक एक ऑब्जेक्टिव में दो दो ऑब्जेक्टिव घुसा रखे ताकि कंसेप्ट आपका एकदम चमक जाए। द सरफेस इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल नेट फ्लक्स। अब बात आ गई फ्लक्स का। फ्लक्स कैसा, तो देखो फ्लक्स क्या है, सीधा सा बात, तो फ्लक्स एक नंबर है। फ्लक्स एक नंबर है। किस बात का नंबर है भाई, तो फ्लक्स जो है वो किसी क्लोज सरफेस से पास करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टोटल नंबर है। अगर ये नंबर है तो कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर। कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर। फ्लक्स को डिनोट किससे करते हैं, फाई से। फार्मूला क्या होता है, तो ई ए कॉस थीटा। दूसरा फार्मूला फाई बराबर क्यू इनसाइड बाई इप्सिलॉन नॉट। अगर कोई क्लोज सरफेस दिया है, उसके अंदर में कोई चार्ज अगर बंद है, जैसे यहाँ हमने डायपोल को बंद कर दिया, तो उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज बंद है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, सबको ऐड कर दीजिए। टोटल चार्ज को ऐड निकाल लीजिए, टोटल चार्ज ऐड कर लेना है और उसको इप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, फ्लक्स मिल जाएगा। तो यहाँ डायपोल का निकालना है वो, फ्लक्स बराबर प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, कितना, जीरो। जीरो बाई इप्सिलॉन नॉट, पूरी दुनिया बोल रही है चिल्ला चिल्ला के जीरो। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये तो बहुत आसान। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, कॉस थीटा कोई मतलब है नहीं है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऑप्शन ए। तो आज के वीडियो में बाबू इतना ही क्वेश्चन, ये सारा ऑब्जेक्टिव हमने कर लिया। बहुत सारा कंसेप्ट, सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्टिव नहीं है, अंदर में दो दो तीन तीन ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी हमने किए हैं। आपका काम है इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, समय कम लग रहा है, तो आराम से सिंसियरली आप वीडियो को ध्यान से देखिए। कंटेंट पसंद आता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर कीजिए। क्लियर? और नोट्स के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, वहाँ से आप हमको PDF हमसे ले सकते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।